आज का जो हमारा क्वेश्चन है ये एग्जाम बेस्ड है। जैसे प्रतिरोध में श्रेणी क्रम और समांतर समूह में अगर उनको जोड़ा जाए और तो विद्युत वाहक बलों में भी हमने देखा था। तो आज हम सेलों के श्रेणी क्रम को समझते हैं। सेलों के श्रेणी क्रम समूह से आप क्या समझते हैं तथा परिणामी धारा के लिए इसके सूत्र की उत्पत्ति कीजिए। इसके संबंध और एक चीज़ और पूछी जाती है एग्जाम के बेस से कि यह संयोजन कब लाभप्रद होता है या लाभदायक होता है। अगर हम सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो ये संबंध किस प्रकार हमें अधिक विद्युत वाहक बल प्रवाहित करे या ज़्यादा विद्युत ऊर्जा को हमें सौंपे, तो ये कब लाभप्रद होता है और कब नहीं, उसकी गणना देखते हैं। सेलों को श्रेणी क्रम समूह में जोड़ने के लिए पहले सेल की ऋण प्लेट को दूसरे सेल की धन प्लेट से तथा दूसरे सेल के ऋण प्लेट को तीसरे सेल की धन प्लेट से और इसी प्रकार सेलों को इस क्रम में जोड़ा जाता है। सेलों को श्रेणी क्रम समूह में जोड़ने के लिए पहले सेल से दूसरे सेल की पहली जो दूसरी प्लेट है जिसको हम ऋणात्मक सिरे कहते हैं उसकी धनात्मक सिरे से तथा दूसरे प्लेट की ऋण सिरे को हम तीसरे सेल की धनात्मक प्लेट से जोड़ते हैं। इस प्रकार हम कितने भी सेल ले सकते हैं। हम यहाँ n सेल ले रहे हैं। जो अंत में जो सेल होता है उसके पहले प्लेट की धन प्लेट को इस जो पहला जो प्राथमिक सेल में लगा होता है उसकी धन प्लेट को हम धारा I से या अंतिम से सेल जोड़ते हैं तथा ऋण प्लेट जो अंतिम सेल में होती है उसको हम एक परिपथ के द्वारा जोड़ देते हैं जिसमें एक प्रतिरोध जुड़ा होता है जिसका मान हम R मानते हैं। माना कि n सेल श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। सेलों के विद्युत वाहक बल का मान E तथा आंतरिक प्रतिरोध कितना है, कैपिटल स्मॉल r है तथा बाहरी परिपथ में जो प्रतिरोध उपस्थित है उसका मान कितना है, कैपिटल R है। ठीक है, तब कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, नंबर ऑफ E, मतलब कि जितने सेल उपस्थित होंगे उतना विद्युत वाहक बल होगा। हम मान रहे हैं कि n सेल उपस्थित है तो नंबर ऑफ E के बराबर प्रत्येक सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो कितना है, E है। अब सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, नंबर ऑफ R, जितने सेल उपस्थित होंगे उतना ही आंतरिक प्रतिरोध होगा। और संपूर्ण परिपथ का जो कुल प्रतिरोध होगा वो जो सेल में आंतरिक प्रतिरोध NR के और अंदर जो बाहरी प्रतिरोध में या बाहरी परिपथ में जो प्रतिरोध जुड़ा हुआ है उसके मान के बराबर होगा। तो R प्लस NR। तब ओम के नियम से परिपथ में बहने वाली धारा का मान कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू कुल विभव विद्युत वाहक बल का और बटे कुल प्रतिरोध। कुल विद्युत वाहक बल का मान कितना है, NE, जो कि सेलों की संख्या को दर्शाता है, और कुल प्रतिरोध जो कि NR, जो कि सेलों की संख्या के साथ उसके आंतरिक प्रतिरोध को दर्शाता है, और कैपिटल R जो कि बाह्य परिपथ में जुड़े प्रतिरोध को दर्शाता है। कुल धारा का जो मान था वो तो I था, विद्युत वाहक बलों का मान NE बटे कुल प्रतिरोध जो कि बाह्य परिपथ में जुड़े हुए R और नंबर ऑफ R जो कि आंतरिक प्रतिरोध और सेलों की संख्या को दर्शाता है। यही परिणामी धारा के लिए एक सूत्र की उपस्थिति या उत्पत्ति है। ठीक है, अब इस धारा के लिए दो स्थिति कंडक्ट होती है। पहली स्थिति में देखते हैं, यदि सेल का आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध से क्या हो, कम हो। जो सेलों की संख्या है उसके अंदर जो आंतरिक प्रतिरोध उपस्थित है उनका योगफल बाह्य परिपथ में जो प्रतिरोध उपस्थित है उनसे क्या होगी, कम हो। तो स्मॉल इज लेस देन R। यदि समीकरण 1 में R को क्या मान ले, हम नगण्य मान ले या 0 के बराबर मान ले, क्योंकि वो क्या है, बाहरी परिपथ या बाहरी परिपथ में जो प्रतिरोध जुड़ा है उसके मान से उसका मान तो क्या है, कम है, तो उसको हम 0 के बराबर मानते हैं। तो इस इक्वेशन में अगर हम नंबर ऑफ R में जो ये R दिया हुआ है इसको हम क्या करें, 0 के बराबर मान ले, तो इक्वेशन में जो मान बचता है उसका मान क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू नंबर ऑफ E बटे R। तो इस मान से इसका मान तो 0 हो ही गया, तो कितना बचा, I इज इक्वल टू N इंटू E अपॉन R। इसका मतलब क्या है कि परिणामी धारा इज इक्वल टू N और एक सेल से प्राप्त होने वाली धारा। अब एक सेल से जो प्राप्त होगी वो धारा संख्या के क्या होगी कि गुणनफल के बराबर होगी, मतलब धारा का मान उस प्रकार बढ़ता जाएगा। जितने धारा मतलब सेल होंगे उतनी एक साल से धारा बढ़ने का जो मान होगा उसमें उसका गुणा होता जाएगा। मतलब 2 सेल होंगे तो दुगनी हो जाएगी, 3 सेल होगा तो 3 गुनी हो जाएगी। इसी प्रकार स्थिति दूसरी देखते हैं, यदि आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध के मान से क्या हो, अधिक हो, तो कैपिटल R इज लेस देन कितना, स्मॉल r के। अब बड़ा कौन है इसमें ये बता सकते हो आप, स्मॉल r बड़ा। तब समीकरण नंबर 1 में देखते हैं। अब पहले हमने क्या किया था कि स्मॉल r का मान 0 मान लिया था। अब हम मान लें कि कैपिटल R का मान 0 है, तो इक्वेशन में क्या चेंज हो जाता है, I इज इक्वल टू R की जगह मैं 0 रखता हूँ, कितने बचता है, NE अपॉन NR। N से N कैंसिल हो गया, मतलब E इज इक्वल E अपॉन R I के मान के बराबर हुआ। तब परिणामी धारा का मान कितना हो गया, एक सेल से प्राप्त धारा के मान के बराबर। अतः हम ये मान सकते हैं, जो हमें एक चीज़ पूछी थी उसने कि
सेलों को हम किस प्रकार संयोजन करें कि वो हमारे लिए लाभप्रद हो, मतलब धारा का मान क्या हो, हमें जितना अधिक प्राप्त हो उसी प्रकार संयोजन होगा। तो आखिरी में हम लिखते हैं कि अतः आंतरिक प्रतिरोध कम होने पर सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ना लाभप्रद होता है।